नमस्कार। अभी 6 बजे मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान खत्म हो गया। कोरोना वायरस के हमले के बावजूद, कोरोना के खतरे के बावजूद लोगों ने वोट डाले और बड़े उत्साह से वोट दिए। सांवेर में ही 1 बजे तक 48.52% वोट हो चुका था। नेपाल नगर का आंकड़ा भी लगभग इतना ही था। वहां 47.60% लोग वोट डाल चुके थे। इसकी तुलना में ग्वालियर में थोड़ा वोटिंग कम हुआ, क्योंकि ग्वालियर में लोगों में पता नहीं क्या बात रही, धीमी गति रही, क्योंकि उस तरफ ठंड ज़्यादा पड़ती, तो शायद सुबह सुबह लोगों ने वोट डालना पसंद नहीं किया होगा। लेकिन बिहार की सभी सीटों को देखते हुए मध्य प्रदेश के इन उपचुनाव में, महा उपचुनाव में वोटों का प्रतिशत काफ़ी अच्छा रहा, ये कहा जा सकता है। इस चुनाव में 28 सीटों पर कई लोगों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। कमलनाथ की प्रतिष्ठा दांव पर है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिष्ठा दांव पर है और शिवराज सिंह चौहान की प्रतिष्ठा तो दांव पर है ही। ये चुनाव तय करने वाले हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो 25 लोग कांग्रेस के लोग आए थे, उन्हें लोगों ने पसंद किया या नहीं किया। लेकिन कई सीटें ऐसी है जहां दोनों तरफ, कांग्रेस और भाजपा दोनों ही तरफ दल बदलू नेता थे, तो वहां 9 सीटें ऐसी है जहां दोनों ही तरफ दल बदलू नेता थे, कोई भी जीते, क्योंकि चुनाव में कोई मुद्दा था ही नहीं। वास्तव में ये चुनाव अग्नि परीक्षा है ज्योतिरादित्य सिंधिया की। भारतीय जनता पार्टी में उनका वजन तय होगा इन चुनाव के नतीजों से। ये चुनाव कमलनाथ के लिए भी अग्नि परीक्षा थे और शिवराज सिंह चौहान के लिए भी अग्नि परीक्षा ही थे। ये नतीजे बताएंगे कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार आगे बनी रहेगी या वो सरकार गिर जाएगी। यह प्रयोग साबित करेगा कि दूसरी पार्टियों के सदस्यों को दल बदल कराकर भारतीय जनता पार्टी अपने यहां से टिकट दे देती है तो वे जीत पाते हैं या नहीं। मध्य प्रदेश में इसका एक अच्छा नमूना देखने को मिलेगा। 10 नवंबर का इंतजार इसीलिए हर एक को। मतगणना के साथ साथ ही फैसला आ जाएगा कि लोग दल बदलुओं को समर्थन देते हैं या नहीं देते। मध्य प्रदेश के हाल जैसा ही कभी कर्नाटक में भी हुआ था। कर्नाटक में भी विद्रोही विधायकों के कारण सरकार बदल गई थी। तब कर्नाटक में 15 विधायक विद्रोही हो गए थे। मध्य प्रदेश में 28 में से 25 चेहरे ऐसे हैं जो दल बदल कर चुके हैं। कर्नाटक में 15 सीटों पर जब उपचुनाव हुए तो जेडीएस और कांग्रेस से भाजपा में आए 13 विद्रोहियों में से 11 लोग जीत गए। मतलब 13 दल बदलुओं में से 11 लोगों को जीत मिली और येदियुरप्पा की सरकार को वापस बहुमत मिल गया। वहां 17 विधायक पार्टी छोड़कर गए थे और सरकार अल्पमत में आ गई थी। मध्य प्रदेश की कहानी भी इससे मिलती जुलती है। फर्क यह है कि मध्य प्रदेश में विद्रोहियों के गुट ने कांग्रेस के नेता के ही रहनुमाई में पार्टी छोड़ी और वे कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 3 विधायक बाद में गए, उन सीटों पर भी चुनाव हुए। 3 विधायक दिवंगत हुए, उन सीटों पर भी चुनाव हुए और 1 विधायक दमोह के राहुल सिंह लोधी अभी गए हैं, वहां फिर कभी चुनाव होंगे। तो इस तरह पता चलेगा कि ये 28 सीटों पर चुनाव के नतीजे क्या रहते हैं और इन सब के बाद पता चलेगा कि वास्तव में किस पार्टी की सरकार की कितनी ताकत है। 1 सीट पर अभी उपचुनाव होने वाला है, वहां पता चलेगा बाद में। दरअसल राजनीति में आयाराम गयाराम की बात करते हैं तो बड़ा दिलचस्प किस्सा है। 1967 की बात है। हरियाणा में एक निर्दलीय विधायक थे गयाराम जी। तो गयाराम जी निर्दलीय रूप से चुनाव जीते और फिर वे कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन उसके एक पखवाड़े के भीतर ही उन्होंने 3 बार पार्टी बदल ली थी। पहले वे कांग्रेस छोड़कर विशाल हरियाणा पार्टी नामक नई पार्टी में शामिल हुए। ये विशाल हरियाणा पार्टी के संस्थापक भी कांग्रेस के ही थे, नेता राव वीरेंद्र सिंह, जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर उन्होंने हरियाणा विकास पार्टी बनाई थी। वे इसके संस्थापक थे। गयाराम जी कुछ दिनों तक इस पार्टी में रहे, फिर वापस कांग्रेस में चले गए, यानी निर्दलीय थे, फिर हरियाणा विकास पार्टी में आए, फिर कांग्रेस में चले गए और 9 घंटे बाद फिर वे वापस हरियाणा विकास पार्टी में आ गए। तब हरियाणा विकास पार्टी के अध्यक्ष राव वीरेंद्र सिंह उन्हें पकड़कर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले गए और वहां उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि गयाराम जी अब आयाराम जी हो गए। हालांकि वो इतनी बार आयाराम गयाराम हो गए,
कि तब से ये मुहावरा चल निकला, आया राम गया राम। हालांकि इसके बाद हरियाणा में इंदिरा गांधी की सरकार बनी, उनके करीबी बंसीलाल ने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई और उन्होंने विधायकों का दल बदल करवा लिया और वहां पर कांग्रेस की सरकार बना ली। तो हरियाणा में ऐसा पहले भी कई बार हुआ है कि पूरी की पूरी पार्टी ही जो सरकार में है, पूरी की पूरी पार्टी ही दल बदल गई। एक बड़ा मजेदार वाकया जून 1979 में हुआ था, जब जनता पार्टी थी वहां, भजनलाल जनता पार्टी के नेता थे, बहुमत हासिल किया उन्होंने और वे हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। जनता पार्टी वो थी, मोरारजी देसाई वाली थी। जनवरी 1980 में जब इंदिरा गांधी केंद्र में सत्ता में आई तो भजनलाल अपनी पूरी की पूरी जनता पार्टी के विधायकों को लेकर कांग्रेस में चले गए और इस तरह हरियाणा की पूरी सरकार, मुख्यमंत्री, मंत्री सब वो जनता पार्टी से कांग्रेस की सरकार में आ गए। यानी ऐसा हो कि पूरी की पूरी सरकार दल बदल ले। तो ऐसा एक महान किस्सा हरियाणा में हुआ है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जिन लोगों ने दल बदल करवाया वे कुछ हद तक कांग्रेस में भी जीतने के लिए उन्होंने भी उसी फार्मूले को अपनाया था। ये दल बदलू आरोप लगा रहे हैं कि बागी हैं, ये दल बदलू नहीं कहा जाए, इन्हें बागी कहा जाए, क्योंकि इनकी पार्टी में नहीं चलती थी। कांग्रेस ने भी 9 सीटों पर उन लोगों को टिकट दिया है जो दल बदलू थे। इनमें से सुमावली है, अम्बाह, ग्वालियर पूर्व में डबरा, भांडेर, करेरा, बमोरी, सुर्खी, सांवेर। यहाँ जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वे भी दल बदलू ही हैं, वे भी बगावत करके ही कांग्रेस में आए। इसलिए ये कहना कि केवल भारतीय जनता पार्टी दल बदलू को बढ़ावा देती है, सही नहीं। बसपा को छोड़कर आए 2 लोगों को और बहुजन संघर्ष दल को छोड़कर आए 1 नेता को कांग्रेस ने टिकट दिया है। तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही सैद्धांतिक रूप में एक ही है, दोनों का लक्ष्य राजनीति है, दोनों का लक्ष्य राजनीति की मलाई है और ऐसा ही कुछ है। आप देखिए 2016 से 2018 के बीच जितने भी राज्यों में चुनाव हुए और वहां कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जितने नेता आए उनको टिकट मिला तो उनमें से अधिकांश लोगों को जीत मिली थी। ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में भी ये चीज दोहराई जा सकती है। 2016 में असम विधानसभा के चुनाव में, 2018 में त्रिपुरा के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 47 कांग्रेसी विद्रोही थे। मतलब भाजपा के 47 उम्मीदवार थे जो पहले कांग्रेस में थे। इन 47 उम्मीदवारों में से 36 चुनाव जीत कर, 47 दल बदलू थे, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए और जीत गए। और इसके अलावा भी कांग्रेस ने त्रिपुरा में 7 विद्रोहियों को टिकट दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में 7 लोगों को टिकट दिया था और वे सब जीत गए। उत्तर प्रदेश और गोवा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी कांग्रेस के बागी उम्मीदवारों को लड़ाया उनमें सबकी जीत हुई। ये बड़ा विचित्र है। इसी झंडे कार्ड के माध्यम से उत्तराखंड, गुजरात और मणिपुर में भी बागियों की जीत का औसत काफी अच्छा रहा है। कहीं कहीं तो ये प्रतिशत 86% तक। इसलिए कहा जा सकता है कि कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाने वालों के लिए बहुत मुश्किल शायद नहीं है। हाँ, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को जरूर मौकी मिली जब कांग्रेस से आए 5 लोगों को उसने अपना टिकट दिया और 5 में से केवल 1 ही जीत पाया, बाकी नहीं जीत पाए। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने 20 दल बदलुओं को टिकट दिए थे, उन 20 में से 15 लोग जीत गए। तो महाराष्ट्र में विधानसभा में चुनाव के पहले कांग्रेस के 11, एनसीपी के 11 तोड़े और शिवसेना के 6 लोगों को तोड़ लिया। महाराष्ट्र की तो परंपरा है कि वहां से लोकसभा में जाने वाले एक मंत्री ने शिवसेना छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। तो ये भी हुआ है यहाँ कि हम दल बदलुओं को कितना भी बुरा भला कहें, लेकिन वे अपने स्वार्थ के लिए शीर्षतम स्तर पर जाकर इस तरह की दल बदलू की राजनीति करते ही रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में झारखंड विकास मोर्चा के 11 लोग भी आए थे। बाद में उन्होंने अपनी पार्टी का विलय ही भारतीय जनता पार्टी में करा दिया। कांग्रेस के 3 और दूसरी पार्टियों से 3 नेता झारखंड में भारतीय जनता पार्टी में आए और भारतीय जनता पार्टी ने गंगा की तरह, जिसमें तमाम नदी भी आती है, नाले भी आते हैं, सबको समाहित कर लेती है, उस तरह भारतीय जनता पार्टी ने उन सबको समाहित कर डाला।
हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने दरवाजे सबके लिए खोल दिए थे और 14 नेताओं को अपने बैनर के तले चुनाव लड़वाया। 14, और ये 14 के 14 दल बदलू थे, जिन्होंने कोई कांग्रेस से आया था, कोई हरियाणा जनहित पार्टी से आया था, कोई शिरोमणि अकाली दल में आया था। इनमें से 14 में से 5 जीत गए, तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, क्योंकि इन दल बदलुओं ने भाजपा को जितवाया। लेकिन इससे भाजपा की ताकत थोड़ी घट गई। जो भी हो, ऐसा नहीं है कि दल बदलू अभी अभी होने लगे हैं, पहले भी दल बदल होता था, लेकिन तब दल बदल का आधार होता था वैचारिकता, सिद्धांत। कोई सिद्धांत के कारण लोग जाते थे। आजकल जैसा नहीं कि पैसे मिल गए, पद मिल गया, पार्टी में तवज्जो मिल गई तो चले गए, ऐसा नहीं। आप देखिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यानी राजा जी, वो भारतीय और जनता पार्टी के पहला संस्करण था जनसंघ, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये दोनों कांग्रेस के नेता थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी दोनों कांग्रेस में थे और कांग्रेस में लंबे समय तक जुड़े रहे। राजा जी तो देश के पहले गवर्नर जनरल भी बने थे और बाद में वे पुराने मद्रास प्रांत के मुख्यमंत्री बने। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के बड़े नेता थे, वे आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू की सरकार में मंत्री रहे। लेकिन इन राजा जी ने और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो दल बदला था, उसके पीछे वैचारिक सिद्धांत, वैचारिक मतभेद थे और सिद्धांत थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मदद से भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। और कांग्रेस से एक बड़े नेता थे मीनू मसानी जी। वे बड़े सिद्धांतवादी नेता थे। उन्होंने भी सिद्धांतों के कारण कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी और वे अपनी एक स्वतंत्र पार्टी में शामिल हो गए, जिसका नाम ही स्वतंत्र पार्टी था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर समाजवादियों का भी एक बहुत बड़ा गुट था। वो सब कांग्रेस के नेता थे, जैसे आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, ये सब पहले कांग्रेसी थे। इन लोगों ने वैचारिक धरातल पर अलग होने के कारण कांग्रेस की विचारधारा से अलग विचारधारा थी, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और सोशलिस्ट पार्टी बनाई, यानी राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, ऐसे लोग थे। तो महात्मा गांधी के बड़े अनुयायी थे आचार्य JB कृपलानी। उन्होंने भी अपना नाता कांग्रेस से तोड़ लिया, लेकिन उन्होंने किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनाई, मतलब वो किसानों और मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ने चाहते थे। यानी सारे दल बदल पहले जो होते थे, वे विचारों के आधार पर होते थे, सिद्धांतों के आधार पर होते थे, सत्ता के लिए नहीं होता था कि मुझे सत्ता मिल जाए तो मैं आ जाऊं। वास्तव में 1967 के पहले दल बदल कानून को राजनीतिक प्रक्रिया सामान्य नहीं माना जाता था कि दल बदल सामान्य बात है, ऐसा नहीं। इसे कोई रोग या बुराई की तरह भी नहीं देखता था, क्योंकि तब पैसों के लालच में या पद के लालच में लोग पार्टियां नहीं बदलते थे। लेकिन बाद में ये सब बदलाव आया। 1967 के बाद व्यापक पैमाने पर दल बदलने और पार्टी छोड़ने की घटनाओं में निर्वाचित सदनों की पवित्रता नष्ट कर दी। पहले ये था कि ये विधायक हैं, कांग्रेस के हैं या भारतीय जनसंघ के हैं या स्वतंत्र पार्टी के, तो उनका बड़ा सम्मान था। लेकिन अब हॉर्स ट्रेडिंग जैसे शब्द इन दल बदलू नेताओं के लिए सामने आने लगे। ये हॉर्स ट्रेडिंग करके ही अल्पमत की सरकार को बहुमत की सरकार में तब्दील कर देते हैं। जब इससे राजनीति के प्रति लोगों के मन में घृणा पैदा हुई। टिकट वितरण के दौरान या चुनाव के बाद, जब राज्य में सरकारों टिकट वितरण के बाद जब या चुनाव के बाद राज्यों में सरकारों अलग अलग पार्टियों की सरकारों को बहुमत नहीं मिलता, तो वो इस तरह की खरीद फरोख्त करने लग जाते। राजीव गांधी की अगुवाई में 3/4 से अधिक बहुमत हासिल करके राजीव गांधी ने सरकार बनाई थी। तब उन्होंने दल बदल रोकने के लिए 52वें संविधान संशोधन को सदन में पेश किया था। उस वक्त करीब 450 सांसदों ने इसका समर्थन किया था। तब यह आरोप लगा था कि राजीव गांधी ये दल बदल कानून इसलिए लाए हैं कि कांग्रेस के सदस्य कांग्रेस पार्टी छोड़कर न जाएं। ये आरोप भी लगा था, लेकिन राजीव गांधी ने उसे नहीं माना। बाद में इस कानून की कई खामियां या विसंगतियां नजर आई। ये कहा गया कि दल बदल व्यक्तिगत दल बदल को तो रोक देता है, लेकिन जो थोक में पार्टी बदलते हैं, थोक के दल बदलुओं को ये रोक नहीं पाता। यदि तब ये नियम था कि किसी पार्टी के 1/3 विधायक या सांसद दल बदल लेते हैं, तो उनका ये कदम दल बदल नहीं
बल्कि दल विभाजन माना जाएगा। आगे चलकर इस संख्या को 50% कर दिया गया और फिर 2/3 कर दिया गया, यानी किसी पार्टी के 2/3 सदस्य अगर जाएं तो उसे दल बदल नहीं माना जाएगा। मध्य प्रदेश में तो इतने विधायक थे नहीं। इस दल बदल कानून की भी कई सारी खामियां थी। ये कहा गया कि ये कानून दल बदल रोकने में सक्षम नहीं हो पा रहा। जब तक ये भी कहा गया कि संगठन के चुनाव को मजबूत नहीं किया जाए और संगठन के चुनाव में लोकतांत्रिकरण नहीं किया जाए, तब तक दल बदल कानून का कोई महत्व रह नहीं जाता। और वास्तव में पार्टियों के अंदरूनी चुनाव वास्तविक होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या कांग्रेस, क्या भाजपा, सब अपने टीम को मनोनीत कर देते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में 1967 में कांग्रेस हारी और गोविंद नारायण सिंह के नेतृत्व में संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी। तब दो दल के भीतर ही दल बदल कानून था नहीं, सरकार गिरा दी, लेकिन 2 साल बाद ही वापस श्यामा चरण शुक्ल की सरकार बन गई। तो अक्टूबर 1970 में उत्तर प्रदेश में भी दल बदल कानून का कोई असर नहीं हुआ। त्रिभुवन नारायण सिंह के नेतृत्व में वहां पे कांग्रेस की सरकार बन गई। तो इस तरह दल बदल पहले भी चलता आया है, अभी भी चलता आया है, और दल बदल के इन कानूनों के बावजूद दल बदल हो रहे हैं। अब मध्य प्रदेश की बात ही करें तो इतने लोगों ने दल बदला, चाहे कांग्रेस के हों चाहे भाजपा के हों। भाजपा वालों ने दल बदला। कुछ ऐसे थे जो पद पे नहीं थे, जैसे प्रेमचंद गुड्डू विधायक नहीं थे, इसलिए उनकी विधायकी नहीं गई, लेकिन तुलसी सिलावट जैसे नेता थे जिनकी विधायकी गई। तो इस तरह राजनीति में दल बदल होता रहा है। और मध्य प्रदेश का ये चुनाव, ये दल बदल कोई सैद्धांतिक मुद्दा नहीं। ये बात साफ हो गई कि अब सभी पार्टियों के सिद्धांत एक जैसे, सभी पार्टियों की नीतियां लगभग एक जैसी है। फर्क है तो केवल नेतृत्व का, कौन नेतृत्व कर रहा है और कैसे नेतृत्व कर रहा है। आप देखिए किन मुद्दों पर चुनाव लड़ाया गया, वही के वही मुद्दे थे। किसानों को उनकी उपज का पूरा मूल्य देना, विद्यार्थियों को सुविधा देना, महिलाओं को सुविधा देना। कोई बड़ा सैद्धांतिक मतभेद, सैद्धांतिक वादा इस चुनाव में नहीं रहा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने एन मौके पर यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को टिकट दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को वोट दीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 370 वाला कदम उठाया है। भारतीय जनता पार्टी ने 3 तलाक के मुद्दे पर निर्णायक फैसला करवाया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही राम मंदिर का शिलान्यास करवाया। तो ये सब बातें हैं, लेकिन इनमें ये सारे मुद्दे केंद्र की सरकार के हैं। इसका मध्य प्रदेश से कोई लेना देना नहीं। इसका सामेर से या नेपानगर से या सुवासरा से या किसी और विधानसभा सीट से कोई लेना देना नहीं। यहाँ तो जो व्यक्ति जीतेगा वही अपने क्षेत्र की सेवा करेगा, चाहे इमरती देवी जी हों, चाहे तुलसी सिलावट हो, या गुड्डू हो, या पारुल साहू हो, या गोविंद सिंह, जो भी जीतेगा वो अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा करेगा। तो दल बदल कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ एक सैद्धांतिक दल बदल था जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोग थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जैसे लोग थे, और अब कहाँ ये दल बदल का रूप आया कि कल तक जो कमलनाथ के साथ थे वो आज शिवराज सिंह चौहान के साथ हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सारी निष्ठा सिद्धांतों में नहीं व्यक्तियों में होती है कि भाई हम तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हैं। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर कांग्रेस में है तो हम कांग्रेस में, ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में है तो हम भाजपा में, और ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर कल को किसी और पार्टी में जाएंगे या अपनी पार्टी बनाएंगे तो हम उनके साथ जाएंगे। तो इस तरह की चीजें भारतीय राजनीति में होती रहती हैं, जो बड़ी ही विचित्र है, लेकिन आप इससे पार नहीं पा सकते। बस यही कह सकते हैं कि अब राजनीति सिद्धांतों का खेल नहीं है। अब राजनीति में उसूल खत्म हो गए हैं। अब राजनीति में जनसेवा की भावना खत्म हो गई है और इसकी जगह ले ली है अपनी गुटबाजी, व्यक्तिगत हित और अपना फायदा। यही सब जो भी हो, अब हमें 10 तारीख का इंतजार है कि सरकार रहेगी या जाएगी। इंतजार है कि लोगों ने मध्य प्रदेश के इन दल बदलुओं को तवज्जो दी है या नहीं दी। इन दल बदलुओं के कारण लोगों के मन में कोई आक्रोश है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। देखते हैं। आप मेरे इस कार्यक्रम में बने रहिए। अगले कार्यक्रम मैं जल्दी ही चुनाव को लेकर अपलोड करूंगा। कृपया बने रहिए। धन्यवाद।